जिंदाबाद, कैंपस फ्रेंड जिंदाबाद, नीला झंडा लाल सितारा, नीला झंडा लाल सितारा, कैंपस फ्रेंड जिंदाबाद, कैंपस फ्रेंड जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। एनईपी को रिजेक्ट करो, एनईपी को रिजेक्ट करो, रिजेक्ट करो, रिजेक्ट करो। जैसा कि हम सब जानते हैं, ये बीजेपी सरकार जब से आई है एंटी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसीज़ को लेकर आती है। फिर इस बार भी एक नया मुद्दा खड़ा हो गया है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ को ये लोग बैकडोर से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये टोटली एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसी है। अगर एक अल्फाज में इसको कहा जाए तो ये पूरे एक सिस्टम को सेफ्रोनाइजेशन करने की एक बहुत बड़ी एक साजिश यहाँ पर की जा रही है। तो हम इसके सख्त खिलाफ़ हैं और इसको बाइकआउट करते हैं। ये देखिए, एक सिर्फ कुछ लोगों के लिए नुकसानदेह नहीं है, ये तमाम लोगों के लिए, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, सबके लिए एक नुकसानदेह है। हर कम्युनिटी के लिए ये बहुत नुकसान का बाइस बनने वाला है। आप देखेंगे जो गरीब तबका जब अपने बच्चे को एक बड़ा कर एक ख्वाब दिखता है कि मेरा बच्चा जाकर कुछ बड़ा बनेगा बोलकर, ये एक गरीब माँ और जो बाप अपने बच्चे के लिए कमा कर उसको पढ़ाने की कोशिश करता है, ये उसके ख्वाब को तोड़ने का ये बहुत बड़ी एक साजिश यहाँ पर की जा रही है। ये इंडिया को फिर से ग़ुलामी की तरफ ढकेला जा रहा है। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ को लाकर, नए पॉलिसीज़ को लाकर ये पूरे एजुकेशन सिस्टम को कोलैप्स करने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया की जानिब से यहाँ पर गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसका आगाज़ हुआ है। जिस तरह एनईपी को हमने रिजेक्ट किया था, जिस तरह बाइकआउट किया था, जिस तरह एनआरसी और सीएए को भी बाइकआउट किया था, उसी तरह एनईपी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है इसको भी हम रिजेक्ट करते हैं, इसको भी हम बाइकआउट करते हैं। मुल्क भर में हम इसी तरह से नए अलग अलग जगहों पर पूरे हिंदुस्तान के अंदर प्रोटेस्ट करते आएंगे और इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते आएंगे और इसके इम्प्लीमेंटेशन के ख़िलाफ़ कितना भी बड़ा मूवमेंट खड़ा करने की ज़रूरत हो उतना बड़ा मूवमेंट खड़ा कर हम इसको रिजेक्ट करेंगे और इसको यहाँ पर लाने नहीं देंगे। हमारा मकसद यही है कि जो 2020 एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो इधर सेंट्रल गवर्नमेंट एक पॉलिसी लाई है, उसको पूरे इंडिया के अंदर अलग अलग रियासतों में जारी करने के लिए वो अपनी सोच बना के बैठी है। तो यहाँ पर जो पिछले हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे अश्वत्थ नारायण साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि एनईपी हम इस साल जारी करेंगे। तो एनईपी के अंदर कितने क्या बोलते हैं, उसके अंदर जो भी डाउट्स है लोगों के अंदर, एनईपी के रिलेटेड जो भी लोगों की राय है उसको मद्देनज़र नहीं रखते हुए उस राय को लेने के लिए गवर्नमेंट तैयार नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ अपना एक हिंदुत्व एजेंडा उसके अंदर नाफिज करके वो हिंदुत्व एजेंडा को जारी करने के लिए ये एनईपी को इस्तेमाल कर रही है। जो आरएसएस 1925 में इधर बना, तो पूरी तरीके से आरएसएस का एक एजेंडा था कि इस देश को एक हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। वो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो पॉलिसीज़ आरएसएस अपना रहा है उसका एक तरीका ये एनईपी भी है। वो एक एनईपी के अंदर यहाँ का जो स्टूडेंट, जो कोई भी मज़हब का हो, कोई भी एक ये क्या बोलते हैं, वो कोई जगह का हो, या कर्नाटक का हो, तमिलनाडु का हो, ये केरला का हो या दिल्ली का हो, कोई अलग अलग रियासतों में हम देखेंगे तो अलग अलग तहज़ीब है। उस तहज़ीब को इधर ये एनईपी के अंदर ज़्यादा तरजीह नहीं दिया गया है। एनईपी के अंदर टोटली एक जो मनुवाद का सिद्धांत है, जो पहले गुरुकुल सिस्टम और चरका और जो हम जब पिछले एंशिएंट टाइम के जब हम हिस्ट्री देखेंगे तो सिर्फ़ और सिर्फ अपर कास्ट के लोगों को इधर एजुकेशन मिलता था। तो वही सिस्टम अपर कास्ट के लोगों को इधर एजुकेशन मिलना है, लोअर कास्ट के लोगों को या फिर यहाँ के दलित और पिछड़े तबकात है, मुसलमान है, इनको एजुकेशन से हम वंचित करने के लिए, एजुकेशन से इनको दूर रखने के लिए ये एनईपी को नाफिज किया गया है। लेकिन ये एनईपी में कहीं भी डायरेक्टली ये नहीं बोला गया कि हम इनको शिक्षा नहीं देंगे, हम इनको तालीम नहीं देंगे, ऐसा नहीं कहा गया है। ये बैकडोर से, यानी उनका जो एजेंडा है वो पीछे से वो लोग जारी करते हैं, कभी भी सामने आकर बोलते नहीं कि हम यही कर रहे हैं। इसके अंदर हम जब देखेंगे अलग अलग 3 टाइप की यूनिवर्सिटीज़ ला रही है ये एनईपी के अंदर। वो यूनिवर्सिटीज़ लाने के बाद इसके अंदर प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रहा है। प्राइवेटाइजेशन अगर बढ़ेगा, जिसके पास पैसा होगा वो कॉलेज को जाएगा, वो पढ़ेगा। अगर जिसके पास पैसा नहीं होगा वो कॉलेज को नहीं जाएगा, वो शिक्षा उसे नहीं मिलेगी। तो ये टाइप का एक सिस्टम इधर आरएसएस ला रहा है। एक तरफ प्राइवेटाइजेशन, एक तरफ हिंदुत्व, ये दोनों मिलाकर टोटली एक बात में अगर मैं बोलूँगा तो हिंदुत्व का हार्डवेयर के साथ ये एक क्या बोलते हैं, हिंदुत्व के हार्डवेयर के साथ कॉरपोरेट सिस्टम का एक सॉफ्टवेयर लगाकर एनईपी को जारी कर रहे हैं। किसी भी हालत में कर्नाटक की इस अमन चैन की इस ज़मीन पर इस कैंपस फ्रंट
कहीं भी तरीके से किसी भी तरीके से NEP को जारी करने नहीं देगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लोग आने वाले दिनों में जो एजुकेशन मिनिस्टर है, जो CM है, अभी फ़िलहाल CM है या फिर विधानसौधा है, हर एक के तरफ हम अपना मार्च करेंगे। ये सिर्फ DC ऑफिस का मार्च आज हमारा एक उद्घाटन है, सिर्फ आज हम आगाज़ कर रहे हैं कि हम ये कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट अपनी तानाशाही अपनी हिमाकत यही तरीके से जाहिर रखेगी तो ये दिन दूर नहीं है कि विधानसौधा के सामने हज़ारों स्टूडेंट्स को लेकर जाकर हम उधर मार्च करेंगे और इस गवर्नमेंट की तानाशाही को ज़रूर ब-ज़रूर रोकेंगे। ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ತರ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು 2020ರ ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯನ್ನು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಾರ ಈವರೆಗೆ 2014ರ ನಂತರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡಿಸುವಂಥ ಹೊಸ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಿದೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು. ಅಚ್ಚೆ ದಿನ ಆಯೋಗ ಹೇಳುವ ಮುಖಾಂತರ, ಅಕೌಂಟಿಗೆ 15 ಲಕ್ಷ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳುವಂಥ ಮುಖಾಂತರ, ಇನ್ನಿತರ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ದೇಶದ ಜನರನ್ನು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ನಮಗೆ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ 2020ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯನ್ನು ಇವರು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯನ್ನು ನಾವು ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳ ಹಿತವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂಥ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣವಾದವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಿರ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ಔಟ್ಗಳಾಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಎಜುಕೇಷನ್ ನೀಡುವಂಥ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿರ್ತದೆ ಎರಡು ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದಂಥ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯದ 7ರಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಶಿಕ್ಷಣ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಮವರ್ತಿ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಅಂಶ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಮವರ್ತಿ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಅಂಶ ಅಂದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದಂಥ ಅವಕಾಶ ಇರುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾದಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಫೆಡರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಧಕ್ಕೆ ತರುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇವತ್ತು ಏನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕನ್ನಡದಂಥ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಏನು ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹಿಂದಿಗೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಒಟ್ಟಾರೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಗಿರುವಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳನ್ನು, ಕಲೆಗಳನ್ನು, ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಗಲಿಯುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನಾಗಿರ್ತೀವಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ BJP ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವುದು ನಮಗೆ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೈಜ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಮರೆಮಾಚುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ NEPಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರೆ 3 ರೀತಿಯ ಇತಿಹಾಸಗಳು ನಮಗೆ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆನ್ಸಿಯಂಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಮಾಡರ್ನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಅದೇ ಥರ ಮಿಡುವಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಮಿಡುವಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಚುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಿರ್ತದೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದು.